हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम माइन इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2016 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 5.9। ये कहानी जिंदा रहने और हर मुसीबत से लड़ने के जज्बे की है, हौसले की है, हिम्मत की है और हमें ये बताती है कि हमारी मदद सिर्फ हम खुद ही कर सकते हैं। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक रेगिस्तान को देखते हैं जहां पर दो सोल्जर्स अपनी स्नाइपर गन के साथ कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज होने का इंतजार कर रहे हैं और अपना मिशन खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इन दोनों में से एक का नाम है माइक और दूसरे का नाम है टॉमी। जैसा कि वो दुश्मन का इंतजार कर रहे थे, वहाँ कुछ गाड़ियाँ आ जाती है और उन गाड़ियों में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इन सभी लोगों में से माइक का टारगेट है सफेद दाढ़ी वाला एक आदमी। माइक अपनी स्नाइपर गन से निशाना लगाता है पर एक लड़का बीच में आने की वजह से वो शूट नहीं करता है और तभी वहाँ उनके साथ वाला एक आदमी माइक की गन का लेंस चमकता हुआ देखता है और उसे शक हो जाता है और वो लोग इन दोनों की तरफ फायर करने लगते हैं। तब सारे लोग गाड़ियों में बैठकर वहां से भागने लग जाते हैं और उनमें से दो गाड़ियों में कुछ लोग माइक और टॉमी का भी पीछा करने लगते हैं। तभी वहां पर सैंड स्टॉर्म आ जाता है और इसका फायदा उठाकर माइक और टॉमी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब इनका मिशन कैंसिल हो चुका है और ये दोनों अपने बेस पर वापस जाना चाहते हैं। इसके लिए इन दोनों को कुछ किलोमीटर दूर गांव में जाना होगा, फिर वहां से इनके लोग इन्हें लेने के लिए आएंगे। तो दोनों पैदल ही उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद माइक की तरफ एक बोर्ड उड़कर आता है और उस पे डेंजर लिखा हुआ था। ये देखकर टॉमी कहता है कि इसका मतलब होगा कि गांव हमारे बहुत नजदीक है और शायद गांव से दुश्मनों को दूर रखने के लिए इस तरीके की ट्रिक्स आजमाई जाती होंगी। तब माइक कहता है कि नहीं, बीते 40 सालों में यहाँ पर 8,000 से भी ज्यादा लड़ाइयाँ हुई है और लगभग 33 मिलियन से भी ज्यादा लैंडमाइंस को यहाँ पर बिछाया गया है। इस बात का टॉमी मजाक उड़ाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें नहीं पता कि इस बोर्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या है और ये कहाँ से उड़कर आया है, इसलिए ज्यादा मत सोचो और जल्दी जल्दी चलो, हमें जल्दी जल्दी गांव में पहुंचना होगा। और फिर वो दोनों बातें करते करते आगे बढ़ने लगते हैं और अचानक से एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और माइक कुछ समझ पाए इससे पहले उसे भी एहसास होता है कि उसका भी लेफ्ट फुट एक लैंडमाइन के ऊपर पड़ चुका है और माइक घबराता है और शॉक भी हो जाता है। माइक टॉमी को कहता है कि ये शायद बहुत पुरानी माइन होगी जिस पे मेरा पैर पड़ा हुआ है, वो शायद ना फटे। माइक टॉमी की मदद करना चाहता है पर टॉमी माइक को ऐसा करने से मना करता है। टॉमी खुद को 2 मॉर्फिन्स भी इंजेक्ट करता है पर वो दर्द सह नहीं पा रहा है। ऐसे में वो ये भी नहीं चाहता कि जो माइन माइक के पैर के नीचे है वो भी फट जाए या फिर माइक टॉमी की मदद करने के लिए अपना पैर हिलाए। इसीलिए वो अपना हौसला, अपनी हिम्मत हार जाता है और अपनी गन उठाकर खुद को शूट कर देता है। इससे माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बौखला जाता है। वो बहुत चिल्लाता और रोता है पर अब वो खुद को बचाना चाहता है और सही सलामत अपने घर वापस जाना चाहता है। फिर माइक खुद को शांत करता है और इस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है इसके बारे में सोचने लगता है। अपने जूते की शूलेस और गन का एक बेल्ट निकालकर एक कुल्हाड़ी को बांधता है और टॉमी का बैग अपनी तरफ खींच लेता है और अब वो चेक करता है कि उसके पास क्या क्या है। वो अपने बेस पे कांटेक्ट करना चाहता है पर उसके पास बैटरीज नहीं है। बैटरी टॉमी के पॉकेट्स में है। फिर वो अपने रेडियो को सनलाइट के जरिए चार्ज करने की कोशिश करता है और लकीली उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है एंड फाइनली माइक अपने बेस पे कांटेक्ट भी कर पाता है। तब उसे पता चलता है कि उसे विलेज तक किसी भी तरीके से पहुंचना ही होगा जो कि कम से कम 1 घंटे की दूरी पर है माइक से। उसे लेने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी नहीं आ सकते क्योंकि कंटिन्यूअसली सैंड स्टॉर्म्स आ रहे हैं। अगर माइक वहीं पर रहकर इंतजार करना चाहता है तो वहाँ से इनकी एक टुकड़ी गुजरने वाली है अपना मिशन खत्म करने के बाद, तो वो लोग माइक को बचा सकते हैं। लेकिन उनको अपना मिशन कंप्लीट करके वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 52 घंटों का समय लगेगा। ये सुनकर माइक बहुत निराश हो जाता है और 52 घंटों का टाइमर सेट कर देता है और फिर वो देखता है कि उसका पानी भी खत्म हो चुका है। तभी माइक के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। एक बार फिर से सैंड स्टॉर्म आ जाता है। ये देखकर माइक हक्का बक्का रह जाता है
पर जल्दी जल्दी अपना मुंह कवर कर लेता है, अपना बैग पैक कर लेता है और अपनी गन के साथ एक मजबूत पोजीशन बनाने की कोशिश करता है। एंड फाइनली माइक तक ये सैंडस्टॉर्म पहुंच जाता है। इस दौरान माइक कई बार डगमगा जाता है, पर वो पूरी जान की बाजी लगा देता है कि वो किसी भी तरीके से खुद को या अपने पैर को हिलाने से रोक सके। और आखिरकार ये सैंडस्टॉर्म भी गुजर जाता है और फिर वो देखता है कि टॉमी की डेड बॉडी उस तक हवा से खिसकते हुए आ गई है। माइक टॉमी का फेस टोपी से कवर कर देता है और उसके पॉकेट में जो भी बैटरीज है वो निकाल लेता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसका रेडियो कहाँ पर है। तो माइक से काफी दूरी पर हवा की वजह से उड़कर चला गया था उसका रेडियो का पूरा बैग, यानी कि अब माइक के पास बैटरीज तो थी पर रेडियो नहीं था। फिर माइक उसी हालत में वहीं पर उसी पोजीशन में बहुत देर तक बैठा रहता है, लेकिन अभी बहुत लंबा समय बाकी है उस तक मदद पहुंचने में या फिर उसे रेस्क्यू करने में। पर अभी से उसकी हालत जवाब देने लगी है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि उसका आज आखिरी दिन है। फिर वो फायर करता है और चिल्लाता भी है मदद के लिए, लेकिन दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी नहीं है जो माइक की आवाज सुन सके। फिर एक पल ऐसा भी आता है जब माइक सारी उम्मीदें खो देता है और पूरी तरीके से निराशा से भर जाता है और खुद को खत्म करने की भी सोचता है। पर तभी उसके सामने कोई दिखाई पड़ता है। माइक उसे मदद मांगता है और कहता है कि मुझे मेरा रेडियो चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। और वो आदमी माइक से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों फंस गए हो। तब माइक उसे बताता है कि मेरा लेफ्ट पैर लैंडमाइन के ऊपर पड़ गया है। तब वो आदमी फिर से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पैर के नीचे माइन है। तब माइक कहता है कि अभी अभी मेरा दोस्त माइन फटने की वजह से मर गया है और मुझे पता है कि मेरे पैर के नीचे एक लैंड माइन है। तब फिर से वो आदमी कहता है कि तुम्हारा दोस्त तो चला गया है, उसके बारे में सोचना बंद करो और तुम अपने पैर आगे बढ़ाओ। तब माइक उसे कहता है कि मेरा एक कदम मेरा आखिरी कदम बन सकता है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। तब वो आदमी माइक की पानी की बोतल मांगता है और जाने लगता है। तब माइक उसे रेडियो देने के लिए कहता है, पर वो आदमी कहता है कि रेडियो यूजलेस है, उसमें कोई भी गाना नहीं बज रहा है और ना ही तुम डांस करने की पोजीशन में हो। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद उस आदमी का एक बच्चा आता है माइक की पानी की बोतल लेके। इससे पहले वो आदमी और अब ये बच्चा भी जिगजैग लाइन में चल रहे थे। माइक को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों चल रहे हैं। माइक पानी पीता है और उस बच्चे को उसके फादर को थैंक्स कहने के लिए कहता है। तब वो बच्चा अपनी पॉकेट में से एक प्लास्टिक का सोल्जर, जो कि एक छोटा सा खिलौना है, वो निकालकर माइक को देने लगता है। तब माइक भी अपनी पॉकेट में से एक सेम तरह का खिलौना निकालकर उस बच्चे को देता है जो माइक को कहीं पर पड़ा हुआ मिला था। तो वो बच्चा दोनों सोल्जर जमीन पर रखता है और इशारे से माइक को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। पर माइक उसे कहता है कि मैं हिल नहीं सकता और अपना रेडियो मांगता है, पर वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। फिर धीरे धीरे शाम होने लग जाती है। माइक वैसा का वैसा माइन के ऊपर पैर रखकर बैठा हुआ है। फिर अंधेरा होने लग जाता है और माइक के पास जो भी चीजें थी उन चीजों को लेकर आग जलाने की कोशिश करता है और एक छोटी सी आग जला भी लेता है। फिर रात हो जाती है और चारों ओर सिर्फ अंधेरा है। माइक को अपने परिवार की, अपनी वाइफ की बहुत याद आ रही है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने फोन में उसकी वाइफ की कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस देखने लगता है और ये रात जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए इसके लिए प्रार्थना करने लगता है। पर उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और इसी दौरान आग भी बुझ जाती है और तभी माइक को अजीब अजीब सी आवाजें आने लग जाती है। वो तुरंत गन उठाकर सावधान हो जाता है और हवा में फायर करने लगता है, पर खतरा माइक के बहुत नजदीक है और माइक उसे ठीक से देख भी नहीं सकता। माइक बहुत सारी बुलेट्स फायर करता है, फिर भी उसके पास जो उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसे खींचकर कोई ले जा रहा था। माइक टॉर्च जलाकर देखता है तो एक भेड़िया उस लाश को खींचकर ले जा रहा था और माइक के आगे भी भेड़ियों का एक बड़ा सा झुंड था। माइक फिर से फायर करता है और फाइनली भेड़िए भाग जाते हैं और सवेरा भी हो जाता है। माइक की हालत बेहद ज्यादा खराब हो चुकी है। अब वो ज्यादा देर तक ऐसे ही बैठा नहीं रह सकता, पर अभी भी उसके लिए मदद पहुंचने के लिए काफी लंबा समय बाकी है। फिर कुछ देर बाद फिर से वही आदमी आ जाता है और माइक को समझाने की कोशिश करता है कि आगे बढ़ो, जो होना है हो जाने दो, अपने कदम बढ़ाओ।
पर माइक उसकी नहीं सुनता और अपना रेडियो देने की रिक्वेस्ट करता है और वो आदमी रेडियो देकर एक और बार माइक को आगे बढ़ने की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद माइक अपना जूता खोलकर अपना पैर देखता है तो उसके पैर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर और समय बीतता जाता है और माइक की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। उसे हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं और उसके सामने टॉमी उठकर खड़ा हो जाता है और वो भी माइक को घर चलने के लिए कहता है, आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। फिर रात हो जाती है और अब चारों तरफ अंधेरा हो चुका है। तब भी माइक का इमेजिनेशन मतलब टॉमी उसके साथ ही है। फिर माइक का मोबाइल रिंग करने लगता है और टॉमी उसे उसका फोन दिखाता है तो माइक के फोन पर उसके डैडी का कॉल था और फिर टॉमी माइक से उसके वाइफ के बारे में बातें करने लगता है कि उसे तुम्हारी जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी तुम उसको छोड़कर चले गए थे। और माइक को अपनी जिंदगी की कुछ गलतियों का एहसास होने लगता है। वो आज पहली बार जिंदगी में पीछे मुड़कर उसने जो भी किया है वो सही था या गलत था ये देखने की कोशिश करने लगता है। इस तरीके से माइक अपने इमेजिनेशन में ही था, वो असलियत देख ही नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है और किस हालत में है। और उसके सामने भेड़ियों का एक बड़ा सा झुंड है। ढेरों भेड़ियों ने माइक को घेर रखा है। फिर अचानक से एक माइन फट जाती है और माइक को पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए हैं और तभी भेड़िए माइक के ऊपर हमला कर देते हैं, उसे फाड़ने चीरने लग जाते हैं। पर माइक बहुत बहादुर है और वो इतनी मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानना चाहता। वो अपनी पूरी जान लगा देता है और इतने सारे भेड़ियों से लड़ने लगता है। उसे वो भेड़िए उसके दुश्मन लग रहे हैं, वो सारी बुराइयां लग रहे हैं जिनको माइक खत्म करना चाहता है। और इस तरीके से बड़ी बहादुरी के साथ माइक पूरी रात उन भेड़ियों से लड़ता है और फाइनली अब सवेरा हो जाता है और अभी भी माइक जिंदा है। अब उस तक मदद बस पहुंचने ही वाली है और उसके लिए सिर्फ 7 घंटे बचे हुए हैं। वो ये जिंदगी और मौत की जंग बस जीतने ही वाला है, उसे बस और थोड़ा सा ही इंतजार करना होगा। तभी उसके रेडियो पर उनके बेस से कॉल आता है और माइक को बताया जाता है कि उसकी तरफ मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं जिसकी वजह से उन लोगों को माइक तक पहुंचने के लिए 10 घंटे की देरी हो जाएगी। मतलब अब माइक को 7 घंटे नहीं बल्कि 17 घंटे इंतजार करना होगा मदद के लिए। ये सुनकर माइक का हौसला, उसका आत्मविश्वास सब मिट्टी में मिल जाता है और माइक हार मानने लगता है क्योंकि और 17 घंटे मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन उसके लिए साबित होने वाले हैं। माइक की हालत बदतर से भी बदतर हो चुकी थी। उसने पिछले 2 दिनों से वैसे के वैसे बैठे हुए निकाले थे, ना उसके पास पानी है ना उसके पास खाने के लिए कुछ है। और तभी माइक बेहोश होकर जमीन पर गिरने ही वाला था कि वही आदमी आकर उसको पकड़ लेता है जिसने इससे पहले माइक की 2 बार मदद की थी और वो माइक को पकड़ लेता है और उसे फिर से खड़ा होने में मदद करता है और माइक की चोट पे मरहम और दवाई लगाते हुए उससे बातें करने लगता है। वो बताता है कि जब उसका पैर लैंडमाइन पर गिरा था तब उसने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, एक पैर के साथ वो क्या नहीं कर सकता, बस यही वो सोचता रहता था। पर तभी हॉस्पिटल में एक रेडियो पर गाना चल रहा था और सिंगर गा रहा था कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, पर उसका पूरा का पूरा ध्यान उसके टूटे हुए पैर पर ही था। लेकिन वहाँ पर अचानक से एक खूबसूरत नर्स आ गई और उस नर्स ने उस आदमी की तरफ देखकर स्माइल की। तब फिर से उस आदमी ने वो गाना सुना कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। शायद ये समय, ये दर्द, ये परिस्थिति माइक को कुछ बताना या सिखाना चाहती है या कुछ देना चाहती है। वो आदमी कहता है कि जो भी तुम्हें जिंदगी या ये परिस्थिति दे रही है वो ले लो और आगे बढ़ते रहो, अपने कदम आगे बढ़ाओ। और वो आदमी फिर से कहने लगता है कि हम बहुत गरीब थे, इसीलिए हम इस रेगिस्तान से माइंस को निकाल कर बेचा करते थे, उससे हमें अच्छा पैसा मिला करता था। जब हम लोग माइंस को निकाल लेते थे तब वहाँ पर एक टीन का डिब्बा रख देते थे ताकि मेटल डिटेक्टर से ये ना पता लगे कि यहाँ की माइंस निकाली गई है। इसीलिए तुम भी अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। शायद तुम्हारा अगला कदम बहुत बड़ा होगा, बहुत मुश्किल या डरावना होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें कदम बढ़ाते रहना चाहिए और गिव अप मत करो। और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और माइक फिर से एक बार अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक में मतलब हेल्यूसिनेशंस में चला जाता है और वो देखता है कि उसके बचपन में कैसे उसके पिता
उसको और उसकी माँ को पीटा करते थे और फिर उसके वाइफ के साथ उसने बिताए हुए कुछ खूबसूरत पलों को वो देखता है। ये सब कुछ माइक को अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था, सिवाय इस रेगिस्तान के। उसके बाद टॉमी माइक को बताता है कि तुम्हारे लिए मदद आ गई है। माइक देखता है तो उधर से कुछ गाड़ियां आ रही थी। तब टॉमी कहता है कि तुम्हें इशारा करके उन्हें बताना होगा कि तुम यहाँ पर हो, वरना वो लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। तभी रेडियो पर माइक के लिए कॉल भी आता है और पूछा जाता है कि तुम कहाँ पर हो, हम आ गए हैं तुम्हारी मदद के लिए। पर माइक की फ्लेयर गन उससे थोड़ी ही दूरी पर गिरी हुई है रेत में, जिसे वो उठा नहीं पा रहा था। पर टॉमी फ्लेयर गन उठाकर माइक के हाथ में देता है। पर तभी माइक को एहसास होता है कि टॉमी तो मर चुका है और माइक का दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है और उसके हाथ में भी सिर्फ रेत है और उसकी फ्लेयर गन अभी भी वहीं पर रेत में पड़ी हुई है। और फिर से माइक का दिमाग उसके साथ अजीब अजीब खेल खेलने लगता है। उसे अपने बचपन से लेकर आज तक के हर वो घटना याद आती है जिसने उसे दुख पहुंचाया है। वो अपने दिमाग में भी बहुत सारे लोगों को मारता है, हर उस इंसान को देखता है जिससे उसको प्यार है या फिर नफरत है। और फाइनली उसके सामने उसके फादर आ जाते हैं और वो उन्हें भी मारना चाहता है, पर गन नहीं चला पाता और उसके फादर माइक के गले लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसीलिए यहाँ पर हो, बीती बातें छोड़ दो, जिंदगी में आगे बढ़ो। जिंदगी में खुशी के साथ गम भी है, प्यार के साथ नफरत है और अच्छाई के साथ बुराई है। सबको माफ कर दो और आगे बढ़ो। और फिर फाइनली माइक अपने सेंसेस में लौट आता है और देखता है कि उसकी तरफ गाड़ियां आ रही हैं और उसे फ्लेयर गन की जरूरत है। पर अभी भी वो गन वहीं पर रेत में पड़ी हुई है, जिसे उठाना होगा और अपनी लोकेशन उन लोगों को बतानी होगी। इस बार उसे पूरा यकीन है कि ये असलियत है और उसके लिए मदद पहुंच गई है, पर गन कुछ दूरी पर पड़ी हुई है जिसे उठाना नामुमकिन हो रहा है। तो फाइनली वो कहता है कि मुझे अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे, फ्लेयर गन उठानी ही होगी, और अपनी आंखें बंद करता है और फिर से एक बार दोहराता है कि मुझे अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे और अपना पैर उठाकर अपना अगला कदम बढ़ाता है। तो ये क्या, माइन नहीं फटती। ये तो बहुत अजीब और सरप्राइजिंग था। आखिर माइन क्यों नहीं फटी? फिर वो आसपास की सारी रेत हटाकर देखता है तो वहाँ पर कोई माइन नहीं थी, बल्कि वहाँ पर एक टीन का डिब्बा था जिसके अंदर उसे वही खिलौना मिलता है जो उस बच्चे के पास था। और फिर माइक जमीन पर गिरकर रोने लग जाता है और फाइनली फ्लेयर गन भी चलाता है, जिससे कि उसके साथी उसे ढूंढ लेते हैं। और फिल्म के आखिरी सीन में माइक और उसका पैर दोनों सही सलामत घर लौट आते हैं और इस बार ये एक नया माइक था जो उसकी वाइफ से मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी जो माइक के साथ साथ हमें भी बहुत कुछ सिखाती है। आपको कैसी लगी ये फिल्म और इसकी कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।